सभी दर्शकों को नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती संबंधी नई नई जानकारी, जिससे कि हो सके आपकी समस्याओं का समाधान। और आज जो विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है बदलते मौसम में बागवानी के नए आयाम। लेकिन कृषि जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। अंगूर में 4 घेरा पद्धति से अधिक उत्पादन मिला। चूजों के आहार में सोयाबीन खली के बेहतर परिणाम। पर्यावरण सुधार के लिए बेहतर कृषि वानिकी। और गर्मियों में नर्सरी देखभाल के सही तरीके। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। मिठास भरा अंगूर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की पसंद है, इसलिए बराबर मांग में बना हुआ है। इधर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अंगूर की अधिक उत्पादन की पद्धति विकसित की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ ही राहत देते फल, जूस और फलों में अंगूर का नाम भी आ जुड़ा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अंगूर की इखरे तने वाली बेल की तुलना में दोहरे तने वाली बेल अधिक अंगूर पैदा करती है। इसी प्रकार अंगूर की बेल को ऊपर की ओर घेरे में डालने से अंगूर की बजनी और बड़े दानों वाली पैदावार प्राप्त होती है। रिपोर्ट के अनुसार बेल की 4 घेरों वाली पद्धति में अपेक्षाकृत अधिक पैदावार होती है। मुर्गी पालन में चूजा पालन और उसकी अच्छे दामों पर बिक्री एक उभरता व्यवसाय है। मुर्गी पालकों के लिए वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की खली का नया प्रयोग कर दिखाया है, जो चूजा बढ़ोतरी में सहायक है। यह नन्हे चूजे आज मुर्गी पालन को बड़ा व्यवसाय दे रहे हैं। इस दृष्टि से इनका बेहतर आहार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बरेली स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा चूजों के आहार में परिष्कृत सोयाबीन की खली को बेहतर पाया है। रिपोर्ट के अनुसार यह खली जहां एक ओर शारीरिक वृद्धि करती है, वहीं दूसरी ओर पक्षियों में ऑक्सीकरण और इम्यून सिस्टम यानी रोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान करती है। बिगड़ते पर्यावरण को लेकर आज विश्व स्तर पर वैज्ञानिक चिंतित हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस दिशा में चेतना जगत का ये दिन माना गया है। धुंधुआती चिमनियों, कीटनाशियों के अंधाधुंध प्रयोग, जल प्रदूषण आदि ने ग्रामीण क्षेत्र के पर्यावरण पर भी चोट की है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस इस दिशा में चेतना जगाता है और सजगता का आह्वान करता है। किसान भाइयों, कल विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल की भांति इस वर्ष भी दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि आज जो पर्यावरण बिगड़ रहा है, जो पर्यावरण की नब्ज डूबती जा रही है, उसको किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए जन जागरूकता अभियान किस तरह से चलाया जाए, जनता का सहयोग किस तरह से लिया जाए, इसी उद्देश्य से हर वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पर्यावरण की नब्ज दिनों दिन डूबती जा रही है। आज पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, गर्माती धरती, जलवायु परिवर्तन, मौसम के बदलते मिजाज, लुप्त होती प्रजातियां, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज यानी विदेशी प्रजातियों का धावा, ये सब ऐसी समस्या हैं जिनकी वजह से हमारा पर्यावरण दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। हम सबको मिलकर पर्यावरण बचाना है। और पर्यावरण बचाने के लिए जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हमारे लिए जितनी ज़रूरी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़रूरी पर्यावरण के स्वच्छ और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए वृक्षों की पड़ती है। वृक्ष आप सभी जानते हैं धरती के हरे फेफड़े हैं, जो कि गंदी हवा को चूसते हैं और हमारे लिए साफ वायु देते हैं, हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, चाहे घर हो, आंगन हो, खेत हो, खलिहान हो, जहाँ भी संभव हो हमें पेड़ लगाने चाहिए। गर्मियों में झुलसती आपकी नर्सरी उत्पादन और आय दोनों पर चोट कर सकती है, तो सजग हो जाइए और जानिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं। बढ़ता ताप जहां एक और बड़े वृक्षों पर चोट कर रहा है, तो वहीं अभी तैयार होती नर्सरी के लिए भी खतरा बना हुआ है। ऐसे में नर्सरी प्रबंधन के सही गुर जानना जरूरी हो जाता है। भारी गर्मी पड़ रही है, इसलिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने नर्सरी के पेड़ पौधों की रक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने पौधों को
छांव वाले इलाके में रखें जहां छाया ज़्यादा हो, खासकर पेड़ों के नीचे, या हम इसके लिए चिक हाउस का भी उपयोग कर सकते हैं। गाँव में अगर चिक हाउस की व्यवस्था नहीं है तो हम पुआल को ऊपर रख के बांस की खप्पर बना के उसके नीचे पौधों को रख सकते हैं, जिससे कि पौधों में गर्मी का प्रकोप कम रहे। इसके अतिरिक्त हम उन पौधों में पत्ती की खाद का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ती की खाद न मिले तो हम पत्तियों को चूरा करके उसमें डाल सकते हैं। इन पत्तियों से उसमें पानी एब्जॉर्ब रखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी तथा यह उन पौधों को समय समय पे पानी देता रहेगा। इसके अतिरिक्त हम पानी देने का समय रात में रख सकते हैं ताकि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पानी का उपयोग करें और ये पानी वाष्प न बने। इसके अतिरिक्त किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कम से कम दिन में 2 बार पानी का छिड़काव फव्वारे वाली तकनीक से पौधों पे करें, जिससे पत्तियों पे जमी धूल भी हटती है और पत्तियों को ठंड प्राप्त होती है और पौधे में गर्मी का असर कम होता है। कभी धूप कभी छांव की स्थिति लिए मौसम की दशा और दिशा बदल रही है। इसी के अनुरूप आपको कृषि कार्य भी करने होंगे। तो आइए जानते हैं देश के विभिन्न भागों में मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधो हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, गांगे, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। असम और मेघालय में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित धूल भरी आंधी या गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित गरज के साथ तूफान आने की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनेक स्थानों पर तथा बिहार और झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तो आइए एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में अब गेहूं की सरकारी खरीद समाप्त हो चुकी है। इस वर्ष यह उम्मीद 2% अधिक हुई है। दलहन की आवक कमजोर पड़ रही है, इसलिए दामों में तेजी का रुख देखा जा रहा है। सभी मंडियों में मौसमी फलों की आवक जोर पकड़ रही है। आम और लीची की भी धमाकेदार शुरुआत हुई, जो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभ का सौदा है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण की वजह से जोत की ज़मीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में हमें खेती के साथ साथ बागवानी को भी अपनाना होगा और बागवानी को अपनाकर हम अच्छी खासी आमदनी ले सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि सही समय पर सही देखभाल की जाए। तो बदलते परिवेश में क्या है बागवानी में नए आयाम, आइए देखते हैं हमारे कार्यक्रम में। वृक्ष कबहू ना फल फके, नदी न साँचे नीर। धरती के सीने पर मिट्टी को जकड़े फलों से लदे फलदायी वृक्षों की परोपकारी दुनिया है।
परंपरागत खेती का विकल्प बनकर उभरता बागवानी देश में कुल फसल उत्पादक क्षेत्र के 6 से 7% क्षेत्रफल में समाई हुई है, मगर 30% तक कुल प्रति उत्पादन का कृषि हिस्सा है, तो वहीं संपूर्ण निर्यात का लगभग 55% भाग लिए हुए है। आप अगर देखें कि अगर कुल जो हमारा क्षेत्रफल है कृषि योग्य, उसमें तकरीबन 8% भूमि पर ही हम बागवानी की फसलों को उगाते हैं, और इन बागवानी की फसलों के द्वारा जो कुल उत्पादन दिया जाता है और भारतीय कृषि में जो इसका योगदान है, या कहें कि जीडीपी में इसका योगदान है, 25 से 30% के आसपास आता है। तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि जो हमारी भारतीय बागवानी है, या जो आपकी बागवानी की फसलें हैं, फल फूल सब्जियां, इनका कितना एक महत्व है। ऐसा देखा गया कि तकरीबन 5-1 साल में हमारी भारतीय बागवानी में जो वृद्धि हुई है, उसकी जो है वृद्धि दर औसतन 25 से 30% रही है। ये बहुत अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है। देश की आजादी के बाद बागवानी अपने निखार काल में आई और बड़े क्षेत्र में छा गई, जन जन को भा गई। बदलते बाग, सुधरती बागवानी, परिणामतः भरपूर उत्पादन, देश में लाल क्रांति का दौर। ये यूं ही नहीं आ गया, इसके पीछे उन बागवान द्वारा उन्नत तकनीक का अपनाया जाना। समय काफ़ी बदल गया है, हमारे पास जल और ज़मीन काफ़ी सीमित है, संसाधन सीमित है, और आप इन सीमित संसाधनों पे ही आपको अधिक से अधिक उत्पादन हासिल करना है, और उसमें एक जरिया है सघन बागवानी। सघन बागवानी के जरिए आप फ़र्ज़ करें कि आप आम का एक बगीचा लगाना चाहते हैं, और आम के बगीचे ज़्यादातर आपके 10 मीटर या 12 मीटर की दूरी पे जो है पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सघन बागवानी के द्वारा ऐसा कुछ प्रमाणित किया गया है कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन आप 1600 वृक्ष रख सकते हैं, और इन वृक्षों से आपको जो अमूमन दूसरे तरीके से जो उपज मिलती है, उससे आपको 20 से 30 गुना अधिक उपज इसमें हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो गुआवा इसे कहते हैं, अमरूद में भी आपको जो मीडो पद्धति के द्वारा सघन बागवानी, और इसमें काफ़ी प्रगति भी हासिल की गई है, काफ़ी सफलताएं हासिल की गई हैं। इसी तरीके से आपका जो आपके नींबू वर्गीय फल हैं, खासकर आपका जो किन्नो है या मौसमी है या संतरा है, इसमें भी 1 एकड़ में तकरीबन 25 से लेके 2500 से लेके 3000 तक वृक्ष आप 1 एकड़ में एकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और अपना जो मुनाफा है आप उसको बढ़ा सकते हैं। दो राय नहीं कि फलों के बाग लंबे समय तक चलने वाली धरोहर है, मगर पुराने पड़े जर्जर होते वृक्षों को संजोए बागों का जीर्णोद्धार यानी उनकी पुनर्स्थापना भी जरूरी है। अगर आप अपरूट नहीं करना चाहते हैं अपने वृक्षों को, या बागान को एक साथ नहीं निकालना चाहते हैं, उसको उजाड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसमें आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं, और जीर्णोद्धार खासकर आपके आम के बागवानों में काफ़ी सफल रहा है। इसके अलावा जो हमारी आम में खासकर जो प्रति साल फलने वाली प्रजातियां हैं, जिसे कहते हैं रेगुलर बियरिंग वैरायटी, जिसे खासकर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, आम्रपाली है, मल्लिका है, आपका पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा है, इन सभी प्रजातियों को आप बागानों में लगाएं, जिससे कि आपको निरंतर सतत प्रति साल उपज मिलती रहे। बागवानी में आधुनिकीकरण, औद्योगिक फसल सुधार के लिए जैव तकनीकों ने विशेष भूमिका निभाई। सच तो ये है कि अब सूक्ष्म प्रबंधन तकनीकी गुणवत्ता फल फूल उत्पादन के लिए वरदान सिद्ध हो चुकी है। इस संदर्भ में टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन तकनीक भरपूर और गुणवत्तापूर्ण बागवानी उत्पादन का आधार बनकर उभरी है। अगर आपका पौधा ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपकी संतानें कैसे स्वस्थ होंगी, आपका उत्पादन कैसे स्वस्थ मिलेगा। इसलिए खासकर अगर हम टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धित पौधों की बात करें तो इसमें आपका एक फल आता है केला, दूसरा स्ट्रॉबेरी और चेरी। ये 3 एक फसलें हैं जहाँ पे कि टिश्यू कल्चर द्वारा उत्पादित पौधों में कम से कम व्याधियाँ और बीमारियाँ आती हैं। और ये भी देखा गया कि दैहिक जो आपदाएं हैं या जैसे डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर
हैं उनकी भी कमी पाई जाती है अगर आप ऊतक संवर्धित पौधों को लगाते हैं। और इसके बागान बहुत जल्दी फलत देते हैं, एक सार फलत आती है, आपके फलों का आकार एक जैसा होता है। तो निश्चित तौर पर केले की खेती हो या स्ट्रॉबेरी की खेती हो या चेरी की खेती हो, यहाँ पे हमारे किसान भाई ये टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धित पौधों का प्रयोग करें। हजारों हजार पत्तियों का बोझ लादे फलों से झूलती शाखाएं माने बाहें पसारे बाग में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। वहीं पके फल देखकर उनसे स्वाद की प्यास भी बुझाते हैं। तो भला बागवान क्यों पीछे रहे? मिठास के इस रस में उसका भी साथ है। फल वृक्षों की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का पुलिंदा है, तो वहीं प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद सिंचाई जैसी प्रभावी सिंचाई पद्धति भी तो है। एक पद्धति जो हमारे जो इस समय विकसित की गई है उसकी टपक सिंचाई, हालांकि इसका काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन हमारी जो बागबानी की फसलें हैं इसकी तरफ टपक सिंचाई या जो ऐसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, इसकी विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि बागान वाली फसलों में इसके प्रतिफल बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये देखा गया है कि तकरीबन 40 से 50% पानी की बचत होती है दूसरे आप जिसमें कि आप भराव विधि से पानी देते हैं उसकी तुलना में। इसलिए किसान भाइयों से ये मैं अनुरोध करूंगा कि आप ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई को आप बागान वाली फसलों में अपनाएं। इससे आपके संसाधन भी बचेंगे, श्रम भी बचेगा, और जो आपके खरपतवार आते हैं उनके नियंत्रण में भी आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। फूलों में मधुमक्खियों को मंडराते तो देखा ही होगा, पर कभी सोचा नहीं कि ये हमारे बागों के उत्पादन बढ़ाने में कितने सहायक होते हैं। शोधों से पता चलता है कि मधुमक्खी की कॉलोनी से न केवल शहद प्राप्त होता है, बल्कि ये हमारे बागों के उत्पादन क्षमता में भी कई गुना वृद्धि करते हैं। हमारे जो परंपरागत बागान जैसे कि आपका सेब हो गया या आपके आम हो गया या लीची, इनमें पर परागण के द्वारा निषेचन होता है। और ये देखा गया है कि जब तापक्रम में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, कहने का मतलब अगर तापक्रम काफ़ी गिर जाता है तो उस समय हमारे बागानों में जो परागण की प्रक्रिया है वो काफ़ी बाधित हो जाती है। ऐसे में जो आपका निषेचन होना चाहिए फलों का, उससे जो फल बनते हैं और फलों का विकास होता है और पूर्ण रूप में एक आपका जो फल बनते हैं उस पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है कि सेब या लीची के बागानों में उचित परागण न होने से कभी कभी 20 से 25% आपके उत्पादन में गिरावट देखी गई है। इसलिए ये समीचीन है या ये अपरिहार्य है या ज़रूरी है कि आप इन बागानों में मधुमक्खी पालन करें। और मधुमक्खी पालन करने से देखा गया है कि इनमें बहुत ही अच्छी उपज आती है और जो गिरावट दर्ज हो रही है परागण की कमी की वजह से उसमें काफ़ी सुधार होता है। यहाँ आपको एक और भी लाभ होगा कि आप जब मधुमक्खी पालन करेंगे तो आपके बागानों की उपज बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपको जो साथ में शहद की उपज मिलेगी उससे आपकी आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा। कहने का मतलब आम के आम गुठलियों को दाम। मेहनत करने से किसान कभी भी पीछे नहीं हटे। खेतों पर मौसम की मार के सामने हमेशा बेबस नजर आए। किसानों की बेबसी को वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया और उन्हें दी मौसम के प्रभाव को कम करने के साथ गुणवत्ता युक्त पैदावार की तकनीक, जिसे ग्रीन हाउस तकनीक या संरक्षित खेती के नाम से जानते हैं। इन बताई हुई तकनीकों के अलावा एक जो अहम तकनीकी है वो आपकी ग्रीन हाउस या नेट हाउस टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं। इसके द्वारा संरक्षित कृषि को आप कर सकते हैं। आप नेट हाउस या ग्रीन हाउस को अपना के जो आपकी मौसम की बेरुखी होती है या मौसम के द्वारा जो जोखिम होता है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस पद्धति द्वारा या नेट हाउस पद्धति द्वारा आप कीड़े मकोड़े या बीमारियों से बच सकते हैं। इससे आपको कम से कम कीटनाशक या फफूंदी नाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे आपकी जेब पे बोझ भी कम जाएगा और इसके अलावा जिससे उसका उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक अच्छी होगी और इसमें जो कीटनाशक हैं या फफूंदी नाशक हैं उनका जो है दुष्प्रभाव भी कम होगा। इससे हमारे उपभोक्ताओं को भी स्वच्छ उत्पादन जो फल सब्जी है
मिल पाएगी। इसलिए ये एक बहुत ही कारगर पद्धति है और इसका जो है प्रचार हमारे जो परिनगरीय क्षेत्र हैं, जिसे कहते हैं पेरी अर्बन एरियाज, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस पद्धति को दूर दराज के इलाकों में भी ले जाने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे आपका मौसम काफ़ी सर्द होता है, उन इलाकों में ग्रीन हाउस या नेट हाउस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जो ये बागबानी के इदारे में है या बागबानी का जो क्षेत्र है, काफ़ी एक क्रांति लाई जा सकती है। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। औद्योगिक फसलों में तुड़ाई के बाद की हानि 25 से 30% आंकी गई है। ये बागवानों के मेहनत पर सीधी चोट है, जिसके लिए सही उपचार, आकर्षक और वैज्ञानिक आयाम लिए पैकेजिंग, तो वहीं ढुलाई के लिए समय पर सही यातायात, लंबे समय तक सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक भंडारण आदि विशेष महत्व रखते हैं। सही बागवानी अपनाएं, गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन पाएं और लागत से कई गुना अधिक उत्पादन कमाकर बाग हो जाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें अवश्य लिखें। और अब चलते चलते आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। कल खबरें खेती की, मौसम की जानकारी और मंडी भाव तो रहेंगे ही, साथ ही आपकी चिट्ठियों के जवाब देंगे कार्यक्रम आपकी चिट्ठी और आपके SMS में। तो अब आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ढेरों जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वीकार कीजिए हमारी तरफ से नमस्कार।